तो उमेश पाल हत्याकांड में हर रोज एक नए खुलासे हो रहे हैं। हर दिन एक नया चेहरा, एक नया किरदार सामने आया है। अब एक शेर अतीक नाम के ग्रुप का एडमिन भी अब सामने आया है। ऐसे में सवाल उठता कि आखिरकार 14 जिलों में 56 लोगों पर एसटीएफ जो दबाव बना रही है, अतीक का एम्पायर कहां तक फैला है, अतीक का आपराधिक साम्राज्य कहां तक फैला है, यह अपने आप में सबसे बड़ा सवाल है। सवाल यह भी उठेगा कि आखिरकार जेल में बंद होने के बाद भी अतीक अहमद अपने आपराधिक साम्राज्य और अपने आर्थिक साम्राज्य को कैसे सर्कुलेट कर रहा है। हमारे साथ मेहमान जुड़ गए हैं। सबसे पहले परिचय कराते, फिर इसके बाद चर्चा की शुरुआत करेंगे। कृष्णपाल मोहन पांडे, प्रवक्ता बीजेपी, कपीश श्रीवास्तव, प्रवक्ता सपा, पंकज रस्तोगी, वरिष्ठ पत्रकार। सबसे पहले कपीश जी, आपके पास ही आना चाहूंगा कि जिस तरीके से आवाज सामने आई या आवाज उठ रही है या आरोप लग रहे हैं कि क्या साइबर सेल, जो बड़ा दम्भ भरा जाता है, कहा जाता है कि साइबर सेल, क्या साइबर सेल को आप फेल मानते हैं? क्या 14 जिलों में 56 लोगों को यह सर्कुलेट किया जा रहा था एक ग्रुप के माध्यम से, लेकिन कानो कान किसी को पता नहीं चला? देखिए, इसमें कहीं दो राय नहीं है जी। खुफिया तंत्र और तमाम सरकारी एजेंसीज जो किसी अपराध के प्रिवेंशन के लिए बनी हुई है, वो ठीक ढंग से काम नहीं कर सकती। और अगर वो काम कर रही होती तो हम समझते हैं कि ऐसी घटना को होने से पहले ही रोका जा सकता। क्योंकि जिस दिन घटना को अंजाम दिया जाता है उसके दूसरे दिन आप सारे कनेक्शन ढूंढ लेते, लेकिन वो कनेक्शन उससे पहले तक आप तक क्यों नहीं आते? जिन पर आप आरोप लगा रहे हैं वो हत्यारोपी एक गुजरात के अंदर अहमदाबाद जेल में, एक व्यक्ति बरेली के अंदर जेल में, और दोनों जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकार, दोनों जगह सारी एजेंसी, चाहे वो केंद्रीय हो चाहे वो प्रदेश के स्तर पे हो, वो सब इन लोगों। और आप एक जगह का कार जो बरेली जेल से जुड़ा गुजरात का, और बरेली से फिर उसके बाद जिस तरीके की चीजें सामने आई, वो मोबाइल फोन जो ऑपरेट किए जा रहे हों अंदर से, उसकी जिम्मेदारी किसकी है? भाई इन्हीं की तो अपने इंस्टीट्यूशन के लोगों जी। इसके मतलब सरकार लॉ एंड ऑर्डर को काबू करने में फेल होता, और दूसरे ही दिन जो घटना हो जाती है आपको सारे कनेक्शंस मिल जाते हैं कि कौन क्या बात कर रहा था, कौन क्या किससे क्या कह रहा था। तमाम मोबाइल बरामद हो जाते हैं, तमाम मोबाइल और ऐप बरामद हो जाते हैं, आप लोगों की तमाम गिरफ्तारी कर लेते हैं। लेकिन रेलिवेंसी क्या है? जिन लोगों को आपके कैमरे के जद में आए और गोली चलाते हुए सारी चीजें देखी, उनको आप जिंदा नहीं पकड़ रहे। अगर आप जिंदा पकड़ते तब तो आप मुख्य अभियुक्त तक पहुंचते। एक व्यक्ति जो जेल के अंदर बंद है, एक व्यक्ति दूसरे जेल के अंदर बंद है, यदि वो वाकई हत्यारोपी हो तो आप जब पहले ही लोगों को मार गिराएंगे और पकड़ेंगे नहीं तो आप किसको बचाएंगे? और दूसरा प्रश्न इस बात का खड़ा होता है कि व्हाट्सएप ग्रुप पे क्या बातें हुई क्या नहीं हुई, ये इन्वेस्टिगेशन का मुद्दा है, वो समझें। विधि की जो प्रक्रिया है उसका अनुपालन सुनिश्चित करें, उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इतना तो निश्चित है ना कि आज तक जो मुख्य अभियुक्त है वो इनकी पहुंच से दूर है। जो असल गोली कांड चलाने वाले लोग हैं वो पता नहीं कहां जाकर के छुपे हुए हैं, और लॉ एंड ऑर्डर योगी जी का पूरी तरीके से फेल्योर उत्तर प्रदेश में साबित हुआ है इस घटना के। अगर इसमें कोई संशय हो तो विधिक प्रक्रिया का देखिए, एनकाउंटर करना ये कानून की प्रक्रिया से गुजरना नहीं। एनकाउंटर जो एक इंसिडेंस हो कि आप अगर एनकाउंटर कर रहे हैं तो एक इंसिडेंस, एक घटना कपीश घटित जी, हो रही है, आप कह रहे हैं ठीक है, योगी हैं, की जो लॉ एंड ऑर्डर खराब है। इससे पहले आपको याद होगा अतीक अहमद आपके ही पार्टी से थे सर, तो क्या उस समय आपको नहीं पता था जब उनके नाम के साथ जुड़ता था बाहुबली अतीक अहमद, समाजवादी पार्टी से जुड़े हैं, तो उस समय आपको नहीं पता था क्या? अच्छा, एक बात जी, एक भी मामले में अतीक अहमद दोषी सिद्ध है क्या? जी। भाई इस प्रदेश में केवल समाजवादी पार्टी की तो सरकार रही नहीं, बहुजन समाजवादी पार्टी की भी, भारतीय जनता पार्टी की जो है डबल इंजन की सरकार 2 बार इधर चल रही है, इससे पहले 2 बार रही है। जी। कन्विक्शन कौन करेगा? कपिल श्रीवास्तव करेंगे या आप करेंगे? नहीं। कनेक्शन तो कोर्ट करेगी ना, जी, कन्विक्शन बिल्कुल। तो कोर्ट करेगी ना, और एजेंसीज ही तो साबित करेंगी ना।
आज तक आपने एक भी दोष सिद्धि नहीं कर सके। और जहां तक मामलों की बात है, तो मामले तो ब्रिजभूषण सिंह और ब्रिजेश सिंह के ऊपर 106 हैं। दर्जनों से ज्यादा हत्या के मामले, तो इनके माननीय है कि नहीं? भाई उनका अपराध जो है वो बड़ा अच्छा है, दूसरों का अपराध बड़ा बुरा है। कन्विक्शन होता और कपिल जी, अपराध की कोई परिभाषा नहीं है, अपराध की कोई श्रेणी नहीं, अपराधी सिर्फ अपराधी हो, वो किसी भी पार्टी का हो। यही तो हम भी कह रहे हैं जी कि 80 की लिस्ट इनकी है, एडीआर की रिपोर्ट उठाना, निष्पक्षता से और आंकड़े से बात करती। एडीआर की रिपोर्ट उठा लीजिए, इनके 145 ऐसे विधायक हैं जिन पर हीनियस क्राइम, यानी संज्ञेय मामले हैं और ट्रायल बाय सेशन कोर्ट है, अशमनीय है, अजमानती है, और उसके बाद भी वो इनके माननीय है, जिन पर दर्जनों हत्या के आरोप हैं। मैं बार बार आपको कह रहा हूं, कन्विक्टेड कोई नहीं है जी, वो भी हत्या आरोपी है। तो क्या ब्रिजेश सिंह का अपराध बड़ा अच्छा है, ब्रिजभूषण सिंह का अपराध बहुत अच्छा है, अजय सिंह सिपाही और चुलबुल सिंह का मतलब आप कपिल जी एक बात ये मानते हैं कि राजनीति में अपराधियों और बाहुबलियों का क्या बोलबाला है क्या सर? क्योंकि बहुत साफ सुथरे वाले, छवि वाले बहुत कम लोग हो गए। और आजकल किसी स्टूडेंट से पूछा जाए, किसी छात्र से ये पूछो राजनीति में क्यों नहीं जाना चाहता, राजनीति में बहुत कम लोग जाना चाहते। कपिल जी, इसके पीछे कारण क्या है? देखिए, एक बात मैं बोलूं, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में भारत को स्वतंत्र करने वालों ने कभी ये नहीं सोचा होगा कि एक दिन स्वतंत्र मूल्यों को स्थापित कराने के लिए आ रहे हैं, उन मूल्यों के विपरीत इस देश के अंदर तमाम सरकारें बनेंगी, तमाम राजनीतिक दल बनेंगे और काम जी। जो तमाम रिफॉर्म होने चाहिए। कृष्णपाल मोहन पांडे जी बीजेपी के प्रवक्ता जुड़ गए हैं। ठीक है, अब इनसे सवाल लेते हैं। कृष्णपाल जी, किस तरीके से आप देखते हैं कि आप साइबर सेल की बहुत बीजेपी तारीफ करती है कि बहुत बेहतरीन काम कर रही है, बीजेपी शानदार तरीके से काम कर रही है, साइबर सेल की भी पीठ थपथपाए जाते हैं, लेकिन साइबर सेल आपका फेल नजर आया है। 14 जिले में 56 लोगों एक ग्रुप में थे अतीक अहमद के, लेकिन सर कानू कान किसी को फर्क नहीं पड़ा या किसी को कोई जानकारी ही नहीं हुई कि ग्रुप ही ऐसा है जो चल रहा है शेरे अतीक के नाम से। कृष्ण मोहन जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? जी बताएं, अगर मेरा सवाल आपने सुना हो तो उसका जवाब दे, नहीं तो सवाल फिर से दोहराता हूं। एक बार मैं सवाल सुन नहीं। मेरा सवाल यह है कि 14 जिलों में 56 लोग एसटीएफ उस पर दबाव दे रही है। एक ग्रुप शेरे अतीक नाम से चल रहा था काफी दिनों से। अतीक अहमद एक हाई प्रोफाइल मामला इस समय हो चुका है, लेकिन किसी को इस बारे में कानू कान फर्क नहीं पड़ा कि ये ग्रुप चल रहा है, या कानू कान इसके बारे में जानकारी नहीं रही कि कोई ग्रुप चल रहा है। अब जब पूरा मामला सामने आया तो इसके बाद हो हल्ला हो रहा है, तो लोकल अलायंस फेल हो गया क्या आप लोगों का? नहीं, देखिए क्या है कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश की सरकार अपराधियों पर जीरो टॉलरेंस की जो नीति रखती है, तो उसमें कोई भी अपराधी बच के उत्तर प्रदेश में अपना कोई आपराधिक प्रवृत्ति को संचालित नहीं कर सकता है। आप देखेंगे उत्तर प्रदेश में जितने भी संगठित अपराध थे, उन संगठित अपराधों को सर्वाधिक समूल नाश करने का किसी ने काम किया तो उत्तर प्रदेश की सरकार ने किया है। क्योंकि इस तरह के ढेर सारे ग्रुप उत्तर प्रदेश और देश में अलग अलग जगहों पर चलते रहते हैं। साइबर सेल और निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश की सरकार इन पर ध्यान रखी हुई थी। हाँ, ऐसी घटनाएं, अरे छोटी छोटी बातों के लिए अगर कोई सरकार के खिलाफ कह देता है तो ग्रुप एडमिन पे कार्रवाई हो जाती है, ग्रुप एडमिन को ब्लॉक करवा दिया जाता है, वो उसको पकड़वा दिया जाता है, लेकिन ऐसे ग्रुप एडमिन पर ध्यान नहीं गया। क्यों? बिल्कुल गया, और इन लोगों पे सारे लोगों पे कार्रवाई हो रही है। आप देख रहे हैं कि पूरे प्रदेश भर में कोई भी ऐसा अपराधी नहीं जो किसी आपराधिक प्रवृत्ति को संचालित कर सके या इस तरह की कोई भी प्रवृत्ति को आगे बढ़ा सके। परंतु कुछ ऐसी चीजें हैं जो एक चूक है, निश्चित तौर पर ये चूक है, और इस बात को मतलब आप मानते हैं चूक है? आप मानते हैं चूक है? पुलिस ने इस व्यवस्था को ठीक ढंग से आप ये मानते हैं कृष्णपाल मोहन जी, ये आप मानते हैं कि चूक हुई है ना? त्वरित कार्रवाई उत्तर प्रदेश की सरकार ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 2 लोगों का इनकाउंटर हुआ, अधिकाधिक लोगों की गिरफ्तारी हुई, और आने वाले समय आप देखेंगे कि किसी भी ऐसी कार्रवाई होगी कि उत्तर प्रदेश में देश की अपराधी की इतनी हिम्मत नहीं हो पाएगी इस घटना को देखते हुए कि वो ऐसे किसी भी आपराधिक कृत्य को दोहरा सके। निश्चित तौर पर पंकज रस्तोगी जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हैं, इनका भी चर्चा में इनको शामिल करता हूं। पंकज जी, आप समझना चाहेंगे जेल में कैसे चल रहा है जेल से अतीक अहमद का साम्राज्य, चाहे वो आपराधिक साम्राज्य हो चाहे आर्थिक साम्राज्य हो, कैसे ये चल रहा है? तो दर्शकों को ये भी साफ करें।
समझ लीजिए कि उत्तर प्रदेश में 2017 में योगी आदित्यनाथ की सरकार बनने के बाद अपराधियों के ऊपर जिस तरह से उन्होंने अपराधियों को सफाई करने का काम किया बिना किसी जातिगत भेदभाव के, और उन्होंने बता दिया जो भी अपराध जगत के अपराध में लिप्त थे या तो वो प्रदेश छोड़ के भाग गए और या तो क्या नाम है वो जेल की सलाखों में है, और जो जिन्होंने पुलिस के मुठभेड़ में बहुत से अपराधी मारे गए इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। और अगर समाजवादी पार्टी की बात करें तो समाजवादी पार्टी का कार्यकाल ही अपराधियों को संरक्षण देने का रहा है, इसी कारण इनकी सत्ता हमेशा जाती रही और इसी के लिए अपराधों का इतना चरमोत्कर्ष हो जाता था। एक एक दिन में 3-3 मर्डर कई जिलों में होते थे। बनारस की बात करें, बनारस में वो दिन लोगों को याद करना चाहिए जब पंकज जी मेरा सवाल ये नहीं था, मेरा सवाल ये था मेरा, ताकि आप दर्शकों को समझा पाते बीइंग ए जर्नलिस्ट। पंकज जी मेरा सवाल ये नहीं था, पंकज जी हत्या हो जाती है। पंकज जी मेरा सवाल, इस तरह की घटनाएं तो समाजवादी पार्टी के इतिहास में होती रही है और स्वयं 2012 से 2017 तक जब तक अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे 700 से अधिक दंगे हुए। तो योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में 2017 में सत्ता संभालने के बाद कानून का राज कायम किया। पंकज जी मैं आई थिंक मुझे लगता है जो मैंने सवाल पूछा ना उसका वो सवाल आप समझ नहीं पाए। ये उनके सुशासन का ही नतीजा है। पंकज जी मेरा सवाल ये नहीं था, जिस तरह का कठोर रवैया भारतीय जनता पार्टी ने दिखाया है वो सराहनीय। चले ठीक है, आपने एक आरोप लगाया है उसका जवाब कपीस जी से लेता हूं। कपीस जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ पंकज जी ने आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी के सरकार में ही अपराधी फलते फूलते बढ़ते रहे हैं, उसी का एक देन जो है वो अतीक अहमद भी है। देखिए पंकज जी जो है वरिष्ठ पत्रकार हमें तो कहीं मुझे ये लगा कि कोई वीर गाथा गाने के लिए सरकार के द्वारा बैठे हैं। मैं क्यों कह रहा हूं उसके कारण मैंने आपको सारी बातें तथ्यात्मक रूप से रखी थी। एनसीआरबी के आंकड़े हैं कि आज भी देश के अंदर चाहे वो यौन अत्याचार का मामला हो या महिलाओं के विरुद्ध उत्पीड़न का मामला हो या हत्या का मामला हो। अरे भाई सुन लो पंकज जी पहले सुन लो। सांप्रदायिक दंगा एक एक करके प्लीज एक एक करके बोलेंगे फिर चर्चा जो है वो सार्थक दिशा में लेकर चल पाऊंगा। एक एक करके अपनी बात रखिए, बड़ी जिम्मेदारी के साथ बोलिएगा। पत्रकार हैं ये कहीं से लग रहा कि आपको पत्रकार हैं? पत्रकारिता पे आप सवाल मत उठाइए कपीस जी, मेरा सवाल जो है वो पत्रकारिता पे आप सवाल उठाइए मत। आप बदमाशों पे बात कीजिए, आप बदमाशों पे बात कीजिए, आप अतीक पे बात कीजिए, आप मुख्तार पे बात कीजिए, आप पत्रकारों पे क्यों बात कर रहे हैं? पत्रकार ने क्या किया है? कवि है भारतीय जनता पार्टी के भाई, ये पत्रकार नहीं है, ये भाड़ कवि है, अनड्यू इन्फ्लुएंस से ग्रसित है। कपिल जी आप पत्रकारिता को आईना मत दिखाइए। आप ये सत्ता के चरणों में चरण वंदना में जुटे हुए हैं। अरे आप पत्रकारों पे नहीं है, आप अतीक पे बात कीजिए। टॉक टू अबाउट अतीक पे बात कीजिए, आप अतीक पे बात कीजिए, आप मुख्तार पे बात कीजिए, आप अपराधिक पर बात कीजिए। आप पत्रकारों को क्यों टारगेट कर रहे हैं? समाजवादी पार्टी की यही मतलब है क्या? आपने अगर किसी से सवाल पूछ दिया तो आप पत्रकार को टारगेट कर देते हैं, आप लोग गोदी मीडिया कह देते हैं। उत्तर दे रहा हूँ जी, तो बीच में ये भाजपा के तो प्रवक्ता है नहीं कि बैठ खड़े हुए जी, इनको सुनने का मद्दा होना चाहिए। मेरा सवाल ये है कि जो इन्होंने आरोप लगाया उसको खंडित कीजिए। सुन लीजिए, आप खंडित कीजिए उसको। कोई बीच में नहीं बोलेगा। कपिल जी ठीक है, आप बोलिए, पहले ये बताइए कपिल जी, मेरा सवाल, मेरे पास 5 घंटे का समय नहीं है, छोटा समय है, आधे घंटे का समय, उसी में सार्थक चर्चा होगी डिबेट की। सर प्रश्न किया, मैं उत्तर दे रहा हूँ, बीच में बाहर कभी टपक गए तो मैं क्या करूं? नहीं ठीक है, प्लीज आप जवाब दीजिए। जो आरोप लगे हैं कि समाजवादी पार्टी जो है वो अपराधियों को पोषक है, अब इसको आप खंडित कीजिए, फिर इसके बाद कृष्णपाल के पास। मैं सीधी बात आपको कह, एडीआर की रिपोर्ट उठा लो, इससे पहले की सरकार की भी और इस पर 145 विधायक हैं जिन पर हीनियस क्राइम है। इनके डिप्टी मुख्यमंत्री पे मोहम्मद गौस के हत्या का आरोप, पशु तस्करी 419 20 67 68 जमीन कब्जा करना, ये सारी चीजें हैं। मुख्यमंत्री जी चलिए ठीक है आपकी बात आ गई, ठीक है, ओके। अरे भाई सुनिए जी, अब आप कृष्णमोहन आप तो सुन लो, आप पत्रकार ना बोलो। नहीं ठीक है,
मैं तो सर मेरा काम है आप तीनों को एक सही समय, एक बराबर समय देना। मैं किसी को ज्यादा या कम समय नहीं दे सकता सर। कभी कभी जो है कभी टपक जा रहा है, कभी हमारा छोटा भाई टपक जा रहा है। अरे आप मुद्दे पे बात करिए। छोटा भाई टपक रहा है, बड़ा भाई टपक रहा है, बोलेंगे सभी। डिबेट है सर, ठीक है। कृष्ण मोहन जी आप जवाब दीजिए। डिबेट है तो डिबेट को डिबेट की तरह रखिए ना। तो कौन सा डिरेल हो गया? आप मुद्दे को डिरेल करें। ठीक है, ठीक है कृष्ण मोहन जी आप बोलिए। ठीक है, देखिए समाजवादी जब मैं बोल रहा हूँ तो क्यों कोई टपक रहा है भाई? अब सुनिए, आप बहुत बोलिए। मैंने तो अभी बोला ही नहीं, तो मैं सुनूं क्या? नहीं अब सुनिए। अरे पहले तो मैंने चर्चा शुरुआती मैंने आपसे किया। सुनिए, ठीक है कृष्ण मोहन जी आप अपनी बात रखिए। तो बीच में रोक रहे हैं सर आप सुनिए कपीस जी। एमजी अकबर पे 32 महिला पत्रकारों का बलात्कार का आरोप है, लेकिन ऊपर एक भी एफआईआर नहीं है। अरे क्या आप अनर्गल सलनकर बात कर रहे हैं टीवी पे बैठ के? क्या बकवास आप कर रहे हैं? ये मेरा जो ठीक है बोलने दीजिए एक एक को। ठीक है, ये बकवास है, ये आपको बकवास लग रहा है? अभी जो मुद्दा है आप उससे बात कीजिए ना। जो मुद्दा है आप एमजे अकबर की बात हो रही है, यहाँ अतीक की बात हो रही है। एमजे अकबर कहाँ जा रहे हैं आप? ठीक है मोहन जी आप बोलिए। ठीक है, ओके। इतिहास खोलेंगे तो अतीक की बात हो रही है, तो समाजवादी पार्टी की सरकार के समय में के जो है कृष्ण मोहन जी आप अपनी बात रखिए। इनकी ऑडियो को नीचे किया जाए पीसीआर टीम। म्यूट कीजिए और या तो शांत कराइए। मैं कैसे बोल पाऊँ? नहीं ठीक है बोलिए। आप देखिए, ये वही समाजवादी पार्टी के लोग हैं जिनकी सरकार में अपराधी फलते फूलते थे। एक जाति विशेष के लोग, एक संप्रदाय विशेष के लोग थाने और जिले चलाते थे। ये वही लोग हैं जो मुख्यमंत्री के साथ अपराधी, एक बलात्कारी मुख्यमंत्री के साथ घूमता था, जिसके उसमें एफआईआर तक नहीं होती थी। हाई कोर्ट के करने पर एफआईआर होती थी, सुप्रीम कोर्ट के करने पर गिरफ्तारी होती थी। ये वही लोग हैं जिन्होंने आतंकवादी को छुड़ाने के लिए हाईकोर्ट गए। हाईकोर्ट ने कहा कि आतंकवादियों को छोड़ने के बाद अब इनको भारत रत्न भी दे दीजिए। ये वही लोग हैं जो महिला अपराध और महिला संगठित अपराध समाजवादी पार्टी में था। ये वही लोग हैं जिनके समाजवादी पार्टी के सांसद और विधायक अपराध कराते थे और मुख्यमंत्री उनका सहयोग करता था। ये जब अपराध की बात करते हैं तो घिन आती है। ये वही लोग हैं जिन्होंने उत्तर प्रदेश को आपराधिक प्रदेश बना दिया था, उत्तर प्रदेश को गरीब बीमार राज्य बना दिया था। ये वही लोग हैं जिनको कहने में शर्म नहीं आती है कि हर एक कोई इनकी सरकार में कोई ऐसा जिला नहीं जिस जिले में एक अपराधी ना हो, वो समाजवादी पार्टी से पोषित ना हो। वो तो मुख्तार अंसारी हो, अतीक अंसारी हो, वो साधु यादव हो, रमाकांत यादव हो, कोई ऐसा जिला नहीं उत्तर प्रदेश से गाजीपुर से लेके और गाजियाबाद तक जहां पे कोई अपराधी समाजवादी पार्टी द्वारा पोषित। अब कपिल जी से मैं इसका जवाब लेता, लेकिन वो डिबेट छोड़कर भाग गए, डिबेट छोड़कर चले गए, तो मैं उनसे क्या जवाब दूं? चलिए ठीक है पंकज जी आपसे ही सवाल। जिस तरीके से आरोप लगते रहे हैं समाजवादी पार्टी पर, तो क्या इसको माना जाए? खंडित कीजिए इसको, क्योंकि कपिल जी इसका जवाब लेता लेकिन वो है ही नहीं, डिबेट में छोड़ के चले गए। देखिए एक बात सौरभ जी स्पष्ट समझ लीजिए, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार केंद्र में और प्रदेश में पधारू है और जिस तरह से योगी आदित्यनाथ अपराधियों के ऊपर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हुए अपराधियों के सफाई का करने का काम कर रहे हैं, उसी की परिणति है कि आज उत्तर प्रदेश में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में 33,50,000 करोड़ के निवेश प्रस्ताव आए। भारत का 45 लाख करोड़ का टोटल बजट है। बजट जो है भारत का 45 लाख करोड़ का है और उत्तर प्रदेश में 33,50,000 करोड़ के निवेश प्रस्ताव आए, जो ऐतिहासिक है। वो सिर्फ अपराधियों पे सुशासन, अपराधियों के नकेल कसने के कारण ऐसा संभव हो सका है। ये योगी आदित्यनाथ की नीति का निर्णय है। योगी आदित्यनाथ की कड़ाई, अपराधियों के प्रति कड़ाई का ही नतीजा है कि आज ऐसा संभव हो सका है। समाजवादी पार्टी क्या बात करेगी? समाजवादी पार्टी तो भ्रष्टाचार में लिप्त है। 1537 करोड़ का लखनऊ में ही ले लीजिए रिवर फ्रंट घोटाला चल रहा है, इसमें अभी इंक्वायरी चल रही है, उसमें तो खुद ही क्या नाम है सपा प्रमुख से लेकर सारे लोग इन्वॉल्व हैं, तो वो क्या बात करेंगे? और आतंकवादियों के मुकदमे वापस लेने का काम और तमाम इस तरह के अपराधियों को पोषण करने का काम सिर्फ सत्ता हासिल करने के लिए। सौरभ जी ये समाजवादी पार्टी का ये चरित्र रहा है। ठीक है, नतीजा है कि आप समाजवादी पार्टी। ठीक है कृष्ण मोहन जी फाइनल कमेंट आपसे चाहूंगा। ठीक है, कब तक गिरफ्तारी हो जाएगी? जो शूटर इधर उधर फरार चल रहे हैं, क्या माना जाए? देखिए मैं आपको स्पष्ट कर दूं, उत्तर प्रदेश सरकार जो है
अपराधियों और अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस की जो नीति रख रही है, उस पे हम प्रतिदिन आगे बढ़ रहे हैं। और उसका प्रतिफल ये रहा कि घटना के मात्र 48 घंटे के अंदर हमने 2 एनकाउंटर कर दिया और उसमें से लगभग 20 लोग उठाए गए हैं। और लगभग 2 से 4 दिन के अंदर आप देखेंगे कि वो लोग यदि सरेंडर नहीं करते हैं तो निश्चित तौर पर उन पर भी गोली चलेगी, एनकाउंटर होगा। और इस उत्तर प्रदेश में ऐसी घटना, ऐसी जो कार्रवाई होगी जो उत्तर प्रदेश के लिए नजीर बनेगी। और देश के लोग इस बात को याद रखेंगे कि यदि कोई अपराधी घटना करता है तो उसकी परिणति इलाहाबाद प्रयागराज व्यवस्थाओं के अनुरूप होनी चाहिए और इसका परिणति मात्र और मात्र 1 सप्ताह के अंदर। बिल्कुल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी ये कहा है कि अगर कोई अपराधी है तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। तो आप कृष्णपाल मोहन पांडे जी, प्रवक्ता बीजेपी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। कपीश श्रीवास्तव, प्रवक्ता सपा, जुड़े थे, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और पंकज रस्तोगी, वरिष्ठ पत्रकार, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह साफ कहा था कि अगर कोई बदमाश है, कोई अपराधी है, उसको छोड़ा नहीं जाएगा। लेकिन सवाल यही उठता है कि आखिरकार जो शूटर अभी फरार चल रहे हैं, उन्हें गिरफ्तार कब किया जाएगा। इस बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार।